देखिए आपका अनुच्छेद 21 चल रहा था, उसमें आपका अभी 6-7 लाइन छोड़ दीजिए थोड़ा, कुछ नए केस लिखवाना है, जो लिखवा देंगे उसको 2-3 और केस लिखवाना है। 8-10 लाइन छोड़कर लिखिएगा, अभी छांट नहीं पाए हैं कुछ व्यस्तता के कारण। भाई जो अनुच्छेद 21 आप लोग लिख रहे थे, उसमें कम से कम आपका 10-12 लाइन अभी छोड़ दीजिए। कुछ नए केस आए हैं, उसको आपका लिखवाना पड़ेगा। 10 लाइन छोड़कर लिखिएगा ताकि उसी में आप ऐड कर लें। आइए आर्टिकल 22 शुरू किया जाए। आपका अनुच्छेद 22 से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका अनुच्छेद 22 में क्या क्या बातें हैं और आपका इसकी विशेषता क्या है। तो जो अनुच्छेद 21 में पहले देखिए, जो ये आर्टिकल 22 है वह आपका 21 का ही पूरक अनुच्छेद है। पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अनुच्छेद उसे कहा जाता है जो पिछले अनुच्छेद में जो कमियां रह गई है उसकी पूर्ति करता है। यानी कि अनुच्छेद 21 में ये था कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है राज्य द्वारा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। तो अनुच्छेद 22 वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताती है जिसके तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 21 बताता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्र दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन कानून बनाकर। उसी प्रकार अनुच्छेद 22 ये बताता है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो कैसे छीना जा सकता है, क्या प्रक्रिया होगी, ये आर्टिकल आपका 22 बताता है। यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत जब भी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जाए, और वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो, औचित्यपूर्ण हो, प्राकृतिक न्याय का पालन करती हो, साम्यपूर्ण हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जो भी प्रक्रिया बनाइए जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को आप छीनेंगे, तो वह प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधानों का पालन करनी चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का ही सप्लीमेंट्री आर्टिकल है, यानी कि पूरक अनुच्छेद है। पहला नियम। तो अनुच्छेद 22 में आपका टोटल 7 क्लाज हैं, और इन 7 खंडों को जब भी पढ़िए तो इस विषय पर जो भी कानून आपके बने हैं उन कानूनों को भी आपको गौर करना होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जब भी आप 22 पढ़िए, कुछ कानून जैसे कि सीआरपीसी हो गया इत्यादि जो कानून है, बैठिए भाई, उन पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। तो फिर अनुच्छेद 22 की पहले भूमिका देखिए, उसके बाद आपका चला जाए। देखिए आपका अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को अरेस्ट या गिरफ्तार करने के मामले में अप्लाई होगा। जो गिरफ्तारी हो सकती है वह दो कानूनों के तहत हो सकती है। एक जनरल लॉ यानी कि सामान्य विधि, और दूसरा आपका निवारक विधि यानी कि प्रिवेंटिव लॉ। सामान्य विधि के तहत जो गिरफ्तारी होगी उसके लिए अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और क्लाज 2 काम करेगा, और जो प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी होगी, अभी हम बताएंगे प्रिवेंटिव लॉ, यानी कि जो निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तारी होगी उसके लिए जो अनुच्छेद काम करेगा 22 का जो क्लाज काम करेगा 3 से लेकर 7 तक। यानी कि सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 22 के
क्लाज 1 और 2 में दिया गया है, और अनुच्छेद 3 से लेकर नहीं अनुच्छेद 22 के खंड 3 से लेकर और आपका जो 7 तक के प्रावधान है वह आपका प्रिवेंटिव लॉ यानी कि निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में लागू होंगे। ये पहले बंटवारा कर लेना है। तो आखिर अनुच्छेद आपका कह सकते हैं कि जो 70 अनुच्छेद 22 है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और इन बातों को मैं फिर बता दूं, जो कानून इस पर बने हैं यानी कि इस अनुच्छेद को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए जहां जहां आपका कानून में प्रावधान है उन कानूनों को भी कोरिलेट करना है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गया यानी कि रासुका आप कहते हैं, इस आपका रासुका हो गया। फिर सीआरपीसी में कहाँ कहाँ प्रावधान है, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं पॉइंटों को, अनुच्छेद 22 को, और कोर रिलेट जरूर करके पढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया है आपका आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कुछ दशाओं में अरेस्ट करने और बंदी बनाने से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो अनुच्छेद 22(1) के तहत आपका क्या क्या अधिकार दिया गया है, तो देखिए किसी व्यक्ति को, तो पहला नियम ये आया कि जैसे ही शब्द आया कि किसी व्यक्ति को, यानी कि अनुच्छेद 22 का जो क्लाज 1 है ये चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो दोनों के लिए लागू होगा। यानी कि इस अनुच्छेद का प्रोटेक्शन भारत का नागरिक भी उठा सकता है और विदेशी। फिर एक बार याद रखिए, जिस अनुच्छेद में अगर किसी व्यक्ति लिखा रहे यानी कि उस अनुच्छेद का मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारत के नागरिकों को भी। और अगर किसी आर्टिकल में केवल नागरिक लिखा रहे, जैसे कि अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 हमने बताया, इन अनुच्छेदों में केवल नागरिक लिखा है, तो नागरिक का मतलब कि उस अनुच्छेद में दिया गया फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो पहला पॉइंट पकड़ना है कि अनुच्छेद 22 का जो क्लास 1 है ये किसके बारे में लागू होगा, भारतीय व्यक्ति की विदेशी की दोनों, तो दोनों के बारे में लागू होगा। ये पहला नियम है। अगला देखिए, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि पहला आपका मूल अधिकार ये अनुच्छेद 22 में है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो उस अरेस्ट का आधार बताया जाए, यानी कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाए या गिरफ्तारी का क्या बताया जाए, आधार। पहला 22(1) हम शुरू किए हैं। देखिए इसको, देखिए इसी में अभी समाप्त नहीं हुआ। और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी दो बातें और निकली कि अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। और अंतिम ये है आपका इस अनुच्छेद की बात कि अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है, यानी कि अपना डिफेंस करा सकता है, यानी कि अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है या अपना बचाव कर सकता है। तो फिर एक बार देखिए आपका एक एक करके देखा जाए। पहला जो मूल अधिकार इसमें दिया गया है वह ये दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
तो अब गिरफ्तारी पहले आ जाए तब तो गिरफ्तार करवाया जाए। जहाँ तक अरेस्ट शब्द की बात है, गिरफ्तारी शब्द की बात है, गिरफ्तारी शब्द को न तो सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है और न ही संविधान में। तो गिरफ्तारी होती क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है, यानी कि उसकी चेष्टाओं या हरकतों पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने पर क्या लगा दी जाती है? रोक। यानी कि जब किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी दो प्रकार की हो सकती है। एक आपका विदाउट वारंट, यानी कि वारंट के बिना, यानी कि न्यायालय ने कोई गिरफ्तारी का आदेश न दिया हो, फिर भी किसी व्यक्ति को कुछ दशाओं में वारंट के बिना या न्यायालय के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी दशा में सीआरपीसी की धारा 41 से लेकर 60A तक अप्लाई होगी। यानी कि फिर एक बार इसको समझिए, अगर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो सीआरपीसी की जो धारा है 41 से लेकर 60A तक लागू होगी। और अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और तब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 70 से लेकर और 81 तक लागू होगी, यानी कि 70 से लेकर 81 तक। तो अब समस्या देखिए आपकी क्या आएगी कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 पहला अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान करता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे गिरफ्तारी का कारण या गिरफ्तारी का आधार, यानी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको बता दिया जाए। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सीआरपीसी के दो सेक्शन बने हैं और दोनों सेक्शनों पर आप गौर करेंगे। पहला सेक्शन 74 है कि 75 भाई से पहला सेक्शन आपका जो सीआरपीसी का है वह आपका ये एक सेकंड देखना पड़ेगा 75 वाला एक बार देखिए तो 74 75 76 ठीक है 70 आपका 5 क्योंकि आपका 74 ठीक है भाई देखिए आपका सही है कोई गलती नहीं है। देखिए आपका फिर एक बार सीआरपीसी की दो धाराएं आप याद रखेंगे जब आप पढ़ेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। तो पहले आप नियम बना लीजिए फिर एक बार, जब पुलिस या कोई अन्य प्राधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो ऐसी दशा में सेक्शन 50 कहता है सीआरपीसी का कि ऐसा पुलिस अधिकारी जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर अरेस्ट किया गया है, उस आधार को बताएगा। यानी कि जो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 22(1) में दिया गया है कि हमें गिरफ्तार किया जाए तो कारण बताया जाए, तो उस मूल अधिकार को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 50 में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाए, न्यायालय के आदेश के बगैर गिरफ्तार किया जाए
तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके गिरफ्तारी का क्या बताया जाए कारण। ये किस सेक्शन में है सीआरपीसी के 50 में। अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार किया जाता है, तो पहले इस बात को समझिए कि जब न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश देता है और गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है, तो न्यायालय उस वारंट में उन कारणों को, उन आधारों को लिखा रहता है कि आपके खिलाफ हमने गिरफ्तारी का वारंट क्यों जारी किया है। तो अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, बस वारंट का सार बता दिया जाएगा कि वारंट में ये मुख्य मुख्य बातें हैं, न्यायालय ने इसे जारी किया है, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो क्या बताना पड़ेगा, सार, यानी कि मुख्य मुख्य बातें। अगर गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति मांग करता है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि वह मांग करता है कि वारंट हमें दिखाइए जो न्यायालय ने जारी किया था, तो पुलिस अधिकारी ऐसे वारंट को उसे क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो आपका दो धाराएं याद रखिएगा सीआरपीसी की, फिर एक बार बताया जाए। वारंट के बिना गिरफ्तारी में कारण बताया जाएगा गिरफ्तारी का 50 में, और वारंट पर गिरफ्तारी की जाती है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा, 75। गिरफ्तार व्यक्ति का जो दूसरा अधिकार है वह ये है कि वह अपने अधिवक्ता से, अपने वकील से अपने मामले में सलाह लेने, परामर्श करने का मौलिक अधिकार रखता है। यानी कि अभियुक्त अगर गिरफ्तार किया गया है तो अभियुक्त को ये अधिकार है कि वह अपने मामले में विधि सलाहकारों से सलाह ले, अधिवक्ता से परामर्श करे कि क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए अधिवक्ता से वह परामर्श कर सकता है। इसके लिए एविडेंस की धाराएं 2-3 देखिए। एक धारा आप देखिएगा 126 और दूसरी धारा एविडेंस की 129, यानी कि कम से कम साक्ष्य अधिनियम की दो धाराएं आप जरूर पढ़िएगा। एक 126 और दूसरा कौन सा है, 129। जो विधि सलाहकारों से गोपनीय जानकारियां आदान प्रदान की जाती हैं। मान लीजिए हत्या का एक अभियुक्त है और अपने विधि सलाहकार या अधिवक्ता से कुछ बातचीत किया, अधिवक्ता ने उसे कुछ सलाह दी, तो क्या अधिवक्ता को कोर्ट में बुलाकर ये पूछा जा सकता है कि आपने अभियुक्त को क्या सलाह दी थी, बताइए? नहीं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है कि अभियुक्त अपने वकील से क्या कर सकता है, परामर्श। और परामर्श में अधिवक्ता ने क्या परामर्श दिया, इसको किसी न्यायालय में प्रकट किया जाएगा कि नहीं? नहीं। इसीलिए जब भी अभियुक्त जेल में रहता है तो आप देखे होंगे कि उनका अधिवक्ता कहाँ जाता है, जेल में, और अभियुक्त से मिलता है। मिलने के बाद आपका अभियुक्त की बातें सुनता है, कुछ कागज पत्रों पर आपका साइन भी कराता है, ताकि हम तुम्हारा मुकदमा कोर्ट में क्या करेंगे, लड़ेंगे। अब समस्या देखिए कहाँ आई। अब इसके बाद आपका तीसरा जो अधिकार है कि अपने मन पसंद के अधिवक्ता से, यानी कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव करा सकता है, अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। यह अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। इस मूल अधिकार को जानने के लिए 3-4 केस भी पढ़ने पड़ेंगे और सीआरपीसी से लेकर तमाम जगहों से कोरिलेट करना पड़ेगा,
तो पहले ये जानिए कि अपराध प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने मनपसंद के, अपनी इच्छा के, अपने पसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव करा सकता है। ये फंडामेंटल राइट है। इस मौलिक अधिकार को जो अन्य कानून बनते हैं उन कानूनों में समाहित किया गया है। तो तुरंत आपका सीआरपीसी में आना है कि पिछली बार जे में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन जो अब बता रहा हूं मैं। सीआरपीसी की धारा 303 यानी कि 303 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 में प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को यह स्टेचुटरी राइट दिया गया है, संहिताबद्ध अधिकार दिया गया है, कोडिफाई राइट दिया गया है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 में दिया गया है उस मौलिक अधिकार को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा में प्रावधान है 303। अब समस्या देखिए कहाँ है कि अगर किसी अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं है या वह अपना बचाव करने में अक्षम है तो पहले नेचुरल जस्टिस का नियम देखिए। प्राकृतिक न्याय का नियम क्या कहता है? नैसर्गिक न्याय का नियम कहता है आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो क्या बिना न्यायालय उसको सुने उसे सजा दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। तो अगर किसी अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं है किसी कारण से तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह राज्य के व्यय पर ऐसे अभियुक्त को फ्री में बिना पैसा लिए हुए अधिवक्ता उपलब्ध करवाएं। तो यानी कि फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता सीआरपीसी की किस धारा में है? 304। अब यहाँ देखिए आपका समस्या क्या आएगी। एक दो समस्या आपका केस भी देखना है। देखिए आपका मौलिक अधिकार ये है कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी डिफेंस कराने का अधिकार होगा। इस अधिकार को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 303 में प्रावधान किया गया है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी था, आपका जे में आया था। अब अगर किसी अभियुक्त के पास किसी कारण से अधिवक्ता नहीं है तो ऐसी दशा में क्या बिना अधिवक्ता के उसे सुनकर और उसके मामले में फैसला दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता वर्तमान समय में अनुच्छेद 21 में मैं बताया था केस भी, और उत्तर राजस्थान में पिछली बार पूछा भी गया था। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है। और पहला केस आया HM हास्कट बनाम महाराष्ट्र, रट कर जाइएगा, HM हास्कट बनाम, इसको लिखवा गया अनुच्छेद 21 में, महाराष्ट्र राज्य। फिर दूसरा केस आया, इसी बात को पुनः दोहराया गया, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में कि निःशुल्क विधिक सहायता और स्पीडी ट्रायल यानी कि त्वरित विचारण, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मामलों में फैसला दिया जाए, ये दोनों एक फंडामेंटल राइट हैं। तो दो केस याद रखिएगा। निःशुल्क विधिक सहायता पहला केस पूछे तो हास्कट, अगर हास्कट का केस न रहे तो हुसैन आरा खातून मार कर आइएगा। ये न कहेगा कि सर हास्कट बताए थे, खातून आरा आपका हुसैन आरा खातून भी हम बता रहे हैं। दूसरा केस हुसैन आरा खातून में दो बातें बताई गई,
की स्पीडी ट्रायल भी और निःशुल्क विधिक सहायता। दोनों आर्टिकल 21 में आपका एक फंडामेंटल राइट स्वीकार कर लिया गया है। अगला पॉइंट इसमें ये बनता है कि अगर अधिवक्ता वर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि कभी काल आप देखे होंगे कि अधिवक्ता वर्ग जो है आपका ये कहता है कि अधिवक्ता वर्ग जो है यानी कि किसी जिले का बार एसोसिएशन या प्रदेश का बार एसोसिएशन एक प्रस्ताव पास कर देता है कि इस अभियुक्त का मुकदमा कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। अब आप लोग खुद बताइए, अधिवक्ता हैं तो क्या बिना सुने किसी अभियुक्त को सजा दे दी जाएगी? तो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ जो राज्य हैं या कोई जिला जो अधिवक्ता संघ हैं, अगर ये प्रस्ताव पास करता है कि इस मामले में कोई अधिवक्ता इनका बचाव नहीं करेगा, ये अवैध होगा, असंवैधानिक होगा, अधिवक्ताओं के प्रोफेशन के विरुद्ध होगा, अभी हम केस बताएंगे। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति आपका पापी हो, दुराचारी हो, घोर अपराध किया हो, भ्रष्ट हो या आपका अनैतिक कार्य किया हो या ऐसा कार्य किया हो जिसकी पूरे समाज में निंदा की जाए, यानी कि बहुत खतरनाक अपराध किया हो, कई लोगों का मर्डर कर दिया हो, फिर भी हम बता रहे हैं, माने भले आपका महापापी हो, महादुष्ट हो, फिर भी प्रत्येक अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति का बचाव करे। ये अधिवक्ता की वृत्ति कहती है कि भले ही लाख अपराध किया हो लेकिन आप उसका क्या करिए, बचाव। और इसका उदाहरण भी, जैसे कि आपका दो चार उदाहरण देखिए, जैसे तीन चार उदाहरण मैं इस पर बता रहा हूँ, फिर आपका तमिलनाडु राज्य का केस है, उसी में ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहला उदाहरण हम प्रयागराज का बता रहे हैं। जैसे प्रयागराज की कचहरी में आपका नबी एक अधिवक्ता थे, उनकी दरोगा जी से झड़प हुई, दरोगा जी ने अपनी रिवाल्वर से कचहरी में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने ये प्रस्ताव पास किया कि कोई भी अधिवक्ता इस दरोगा जी का मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो जब पेशी पर मामला आता था तो जो भी आता था बाहर से अधिवक्ता, यहाँ के अधिवक्ता कोर्ट में जाने ही नहीं देते थे, गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते थे। तो ऐसी दशा में आपका सीआरपीसी की धारा 407 कवर करना है। अगर उच्च न्यायालय चाहें तो सीआरपीसी की धारा 407 के तहत एक जिले से कोई क्रिमिनल मामला दूसरे जिले को ट्रांसफर कर सकता है। तो उन्होंने मांग की कि यहाँ हमें सुना ही नहीं जाएगा, अतः हमारा मामला प्रयागराज से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। तो रायबरेली ट्रांसफ़र किया गया। जब रायबरेली अब आ गया है फैसला, और दरोगा जी को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा रायबरेली आपका सत्र न्यायालय ने सुनाई है। यानी कि दरोगा जी को हत्या का दोषी माना गया और 302 के तहत, चूंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला कल ही हम बताए थे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं था, अतः लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी गई। अब हाई कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, वो अलग बात है। लेकिन आपका एक उदाहरण बताया गया, तो रायबरेली में उनका वकीलों ने बचाव किया लेकिन बचाव नहीं कर पाए, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र किया गया मुकदमे का कि उनकी ओर से भी अधिवक्ता अपना क्या रखे, पक्ष। इसी प्रकार दिल्ली कांड देख सकते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ तो दिल्ली बार एसोसिएशन ने ये प्रस्ताव पास किया कि अभियुक्तों का मुकदमा कोई अधिवक्ता नहीं लड़ेगा। तो क्या बिना अधिवक्ता के अभियुक्तों को सजा दे दी गई? नहीं, न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अधिवक्ता क्या कराया, फ्री में
मुहैया, यानी कि अधिवक्ता सरकार का विरोध करेंगे, आपका अभियुक्त का पक्ष लेंगे और पैसा भी सरकार से पाएंगे। ये भी है, यानी कि पैसा कौन देगी? उसका सरकार, और सरकार का ही क्या करिए कोर्ट में विरोध। इसके बाद एक केस आया आपका, देखिए लीडिंग केस है, यही लिखना है। एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य। एएस मोहम्मद रफ़ी, ये लीडिंग केस है। एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2011 का केस है। एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक कुछ पुलिस वाले थे, कई अवैध रूप से हत्याएं किए थे और तमाम गलत कार्य किए थे। जब उनके मामले का खुलासा हुआ तो ऐसी दशा में आपका तमिलनाडु बार एसोसिएशन ने एक प्रपोजल पारित किया कि इन पुलिस वालों का मुकदमा कोई भी अधिवक्ता नहीं लड़ेगा, अर्थात इनकी प्रतिरक्षा कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बार एसोसिएशन ने प्रपोजल पारित किया था उसे अवैध घोषित किया और कहा कि यह अधिवक्ताओं के वृत्ति या पेशा या प्रोफेशन के क्या हैं खिलाफ। और इसी में आपका निर्णय दिया गया कि आपका आरडी अल्ट्रम पर्टम का सिद्धांत है, अधिवक्ता को यह अधिकार ही नहीं है कि वह मुकदमा लड़ने से इनकार कर सके, या बार को भी अधिकार नहीं है कि वह प्रस्ताव पास कर सके। अगर ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वह अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि ये अधिवक्ताओं की आपका जो प्रोफेशन है उसके क्या है विपरीत। तो फिर इसी केस में कहा गया कि भले ही कोई व्यक्ति दुष्ट चरित्र का हो, चरित्रहीन हो, घोर अपराध किया हो, कई हत्याएं किया हो, लेकिन लेकिन उसे अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना क्या करा सके, बचाव। अगर कोई भी बार काउंसिल, मैं बता दूं अब, अगर यह प्रस्ताव पास करती है कि इनका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, तो ये आपका जो प्रस्ताव होगा अवैध होगा, असंवैधानिक होगा, शून्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेशित किया कि सभी न्यायालय हाई कोर्टों को ये जो निर्णय की कॉपी है भेजा जाए और सभी बारों को इससे अवगत कराया जाए कि ऐसा आप लोग न करिए, क्योंकि ऐसा करना आपके प्रोफेशन के क्या होगा विपरीत। तो इसीलिए अधिवक्ता आपका बचाव करते ही हाई कोर्ट में। देखिए दुराचारी है उसका भी वो बचाव करते हैं, मर्डर किया है उसका भी करते हैं। ये जरा भी नहीं सोचते कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, इसके बारे में नहीं सोचना है। आपका जो वृत्ति कहती है, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को क्या करिए, निभाइए। एक लाइन इसमें लिख सकते हैं कि प्रतिरक्षा न करने का बार काउंसिल का फैसला अवैध होगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रतिरक्षा न करने का बार काउंसिल का प्रस्ताव वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध होगा। अब आइए देखा जाए आपका, ये तो अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 आपका हुआ। देखिए अब 22 अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 देखा जाए क्या कहता है। ये तो 22 का क्लाज 1 बताया गया। अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 24 घंटे की बात करता है, अर्थात आपका ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी दशा में आपका गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर
मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, लेकिन इस दौरान जो यात्रा में समय लगा है उस यात्रा में लगे समय को छोड़ा जाएगा, माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा, यानी कि उसको रहित की सहित, तो रहित यानी कि उसको हटा दीजिए। तो मान लीजिए दिन में आपका 7 बजे गिरफ्तार हुआ, तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक नहीं, आपका अगले दिन सुबह 7 बजे तक आप मजिस्ट्रेट के पास हर हाल में उसे क्या करिए, पेश करिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका पुलिस 7 बजे चलती है और यात्रा में 2 घंटा थाने से लग जाता है कोर्ट आने में, और 9 बज जाता है, तो ये जो 2 घंटे का समय है ये गिना नहीं जाएगा, ये अपवर्जित किया जाएगा, यानी कि यात्रा का समय इसमें से क्या किया जाएगा, बाहर। यानी कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ये अधिकार है कि जब उसे अरेस्ट किया जाए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, और इसमें जो यात्रा का समय है उसको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। 24 घंटे में यात्रा के समय को घटा दिया जाएगा, और 24 घंटे से अधिक अगर किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखना है तो मजिस्ट्रेट का आदेश लेकर ही रखा जाएगा। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो 24 घंटे में या तो आप छोड़ दीजिए या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास क्या करिए, पेश करिए। अगर आपको अधिक रखना है तो किसका आदेश ले लीजिए, मजिस्ट्रेट का। ये आप प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है। अब देखिए समस्याएं, यहाँ आपका 4-5 समस्याओं पर गौर करना है, और सीआरपीसी की कुछ धाराएं, आईपीसी की कुछ धाराएं और संविधान पर भी गौर करना पड़ेगा। अब एक कल्पना करिए कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने 24 घंटे बीतने के बाद भी उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया, तो इसका क्या क्या परिणाम होगा, पहले इस परिणाम को देखा जाए। तो पहला परिणाम ये होगा कि बंदीकरण अवैध हो जाएगा, यानी कि निरुद्धि अवैध हो जाएगी, गिरफ्तारी अवैध होगी। दूसरा परिणाम ये होगा कि जो व्यक्ति ऐसे हालातों में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को रखा है वह एक अपराध कर बैठा, सदोष परिरोध का, यानी कि आईपीसी की धारा 340 का। तो दूसरा पहलू ये हुआ कि यह अपराध है और आईपीसी की किस धारा में जाएगा, 340, और ये कौन सा अपराध होगा, सदोष परिरोध। तीसरा पहलू ये आया कि जिस व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखा गया है, वह व्यक्ति अपकृत्य विधि के तहत जाकर आपका मुआवजा मांग सकता है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए, मिथ्या बंदीकरण के लिए। यानी कि हमें गलत तरीके से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, अतः इसके लिए हमें क्या दिया जाए, मुआवजा। मुआवजा की मांग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रखा गया है, अगर आपका सरकार के प्राधिकारियों ने रखा है तो वह याचिका दायर कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग कर सकता है। यानी कि कौन सी रिट इसमें जारी कराई जा सकती है, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण।
ये आपका आईपीसी और संविधान निपटा। अब समस्या देखिए कहाँ है। समस्या ये है कि जब अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 में ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, तो इस अधिकार को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए जो हमारी प्रक्रिया क्रिमिनल मामलों में बताती हैं अनु आपका सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में भी 24 घंटे का जो नियम है तमाम जगह समाहित है। तो अब सीआरपीसी को डिटेल में देखना है और यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, जब भी सीआरपीसी पढ़िए तो पहली धारा 42 पढ़िएगा, फिर आपका 43 पढ़िएगा, यानी कि नहीं 42, फिर आपका 43, फिर यही बात आपका 57 में लिखा है, फिर यही बात आपका 151 में लिखी है, फिर यही बात आपका सीआरपीसी की धारा 76 में लिखी है और एक धारा 167। यानी कि फिर एक बार गौर करिए, थोड़ा ये व्यापक पहलू है, इस पर एक केस भी आएगा आपका, सतर्क होकर इसको देखिए। जो ये हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है आपका, इस फंडामेंटल राइट को जब कोई कानून बनाया जाए तो इसका सम्मान किया जाए, और उस सम्मान की जो बात की गई है सीआरपीसी में, और भी कानून है, तो सीआरपीसी में आपका किन किन धाराओं में 24 घंटे का नियम समाहित है, तो आपका 6 धाराओं में। इन धाराओं का जो एम है अलग अलग होते हुए भी एक बात सब में समान है, और वह कौन सी बात है कि गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर पेश करिए, 24। ये फिर एक बार देखिए, 6 धाराएं हैं जो अनुच्छेद 22 के क्लास 2 को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, और इन्हीं धाराओं को एक एक लाइन सबको देखना है। और जो हमें डिटेल में देखना है 24 घंटे का नियम, वह किस में देखना है, आपका 167 में। तो एक एक लाइन सबको देखा जाए। पहले 42 देखिए, सीआरपीसी। सीआरपीसी जब भी 42 पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 2L पढ़िएगा, और धारा 2L का एक्सेप्शन 42 है। देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में हम करते हैं ताकि आपका कोरिलेशन भी अच्छा चलता रहे, और बिहार में जो क्वेश्चन इससे बने थे वह भी हम बताएंगे आपका। इससे 2 क्वेश्चन बिहार में बना था, मैंने इसी बार आपका, यानी कि प्रयास ये किया जाए कि जो कोरिलेट होकर बताया जाता है उससे भी कहाँ कहाँ क्वेश्चन और किस मॉडल से बना है उसको भी हम लगातार बता रहे हैं। बिहार में आपका 2 क्वेश्चन पिछली बार इससे बना था एपीओ में, अच्छे से इसको जे में भी बना था, एपीओ में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपका निश्चित मिलेगा। और देखिए, एक एक धाराओं को हम डिटेल में करते हैं। पहली धारा 42 उठाया जाए। देखिए, अपराधों को गंभीरता के आधार पर सीआरपीसी के तहत अपराधों का बंटवारा किया गया है। एक संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि सामान्य भाषा में गंभीर अपराध, जिससे केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता, पूरा समाज प्रभावित होता है। तो ऐसे अपराध जो खतरनाक किस्म के हैं, सीआरपीसी के तहत उन्हें गंभीर माना गया है। लीगल भाषा में गंभीर को क्या कहेंगे, संज्ञेय। और ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, साधारण नेचर के हैं, उसे असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, यानी कि साधारण। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, किसी मजिस्ट्रेट का आर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा सीआरपीसी की धारा किसमें दी गई है? 2L में। तो असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ? ऐसा अपराध जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी कि असंज्ञेय अपराध अगर कोई व्यक्ति किया है तो जब तक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश न दिया हो तब तक वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा है? 2L। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। और सीआरपीसी की धारा 42 इसका अपवाद है। यानी कि 2L का अपवाद कौन हो गई? 42। तो आखिर 42 में है क्या? अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस के उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या पुलिस की उपस्थिति में तो असंज्ञेय अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस की उपस्थिति में किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध किए जाने का इल्जाम लगाया गया है, अभियोग लगाया गया है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को यानी कि असंज्ञेय अपराध करने वाले को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं, लेकिन केवल और केवल उसका सही नाम और पता ज्ञात करने के लिए। सबके लिए नहीं, केवल किसके लिए? सही नाम और निवास क्या करने के लिए? ज्ञात। अगर वह व्यक्ति सही नाम निवास बता देता है तो पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाएगा नाम पता लिखकर, और अगर सही नहीं बताता तो मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा जाएगा। तो बताइए, मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा जाएगा तो पुलिस कितने घंटे के अंदर भेजेगी? 24। तो ये कब लागू होगा? जब असंज्ञेय अपराध में कोई व्यक्ति सही नाम पता नहीं बताता या नाम पता बताने से ही क्या कर देता है? डिनाई। तब पुलिस क्या करे? तो 24 घंटे के अंदर के कहाँ प्रस्तुत कर दे? मजिस्ट्रेट के पास, कि जाकर तुम मजिस्ट्रेट के समक्ष ही क्या बताओ? सही नाम पता। तो ये दूसरा धारा देखिए। दूसरी धारा आपका 43 देखना है। 43 ये बताती हैं कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो ऐसी दशा में कितने घंटे से अधिक उस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कितने घंटे से अधिक उसे अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा? 24 घंटा। इसके बाद आ जाइए 167 लास्ट में बताई जाएगी। 57 पर आ जाइए और 76 एक साथ पढ़िएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया है तो सीआरपीसी की धारा 57 24 घंटे का नियम बताती है कि 24 आवर्स के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या किया जाएगा? पेश। और अगर वारंट पर गिरफ्तार किया गया है तब भी 24 घंटे का नियम लागू होगा, लेकिन सेक्शन चेंज हो जाएगा। और कौन सेक्शन काम करेगा? 76। फिर एक बार देखिए। अगर पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी की गई है तो सतर्क रहिएगा, कौन सी धारा अप्लाई करेगी? 57। यही बिहार में पिछली बार जे में आया था कि आपका वारंट के बिना गिरफ्तारी में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है?
तो 57। और अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और तब गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किया गया है, तब भी गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर पेश किया जाए? 24 घंटे। लेकिन सेक्शन चेंज होगा और सेक्शन अब 57 नहीं बल्कि कौन सा आपका 76। आपका 151, तब 167 समय लेगा थोड़ा। 151 देखा जाए आपका प्रिवेंटिव लॉ 151 में ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आपका खंड 3 से वही चलेगा। अभी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर डिटेल में आपका क्लास 3 से लेकर और क्लास 7 तक यहीं पढ़ना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। अर्थात इसका मतलब न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 151, अगर कोई व्यक्ति उद्धत है, उतावला है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करेगा और पुलिस को ये लगता है कि जब तक इसे गिरफ्तार न किया जाए तब तक इसके द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने से रोकना संभव नहीं है। मैंने सारे उपाय विफल हो गए। अब ये मान नहीं रहा है, ये एकदम जिद पर अड़ा है कि मैं ये संज्ञेय अपराध करके मानूंगा। तो पुलिस अपराध करने के पहले ही वारंट के बिना क्या कर ले? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार। तो गिरफ्तार कर ले तो पुलिस कितने घंटे तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के रख सकती है? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ पेश किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट। प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब निवारक गिरफ्तारी। निवारक गिरफ्तारी का मतलब अपराध करने के पहले ही क्या? गिरफ्तारी। तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 151 इसका अपवाद है। ये बिहार एपीओ में एक बार मेंस में भी क्वेश्चन बना है, वहीं 10-15 लाइन लिखना रहता है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है। तो आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है ये कहाँ बताया गया है? 151। यानी कि अपराध करने के पहले ही क्या कर लिया जाए पुलिस द्वारा? गिरफ्तार। अब अगला नियम देखिए, इस पर आपका एक केस देखना है। एक धारा बची है, उस धारा को हम केस वाइज चलेंगे और एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। भाई पूरा तो बताना संभव नहीं है 167। अब देखिए आपका इस पर जो केस है, सीबीआई बनाम अनूप जे कुलकर्णी। सीबीआई अनुच्छेद 22 का क्लास 2 चल रहा है अभी। भाई काफी आपका कोरिलेशन है इधर। सीबीआई बनाम अनूप जे कुलकर्णी। सीबीआई बनाम अनूप जे कुलकर्णी। कुलकर्णी ये 1992 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें आपका 167 पर आधारित है। सीआरपीसी की धारा 167 की बृहद व्याख्या की गई। देखिए आपका 167 में क्या क्या बातें हैं। तो पहले तो आप 57 देखेंगे, फिर 167, फिर आपका 24 घंटे का नियम, फिर आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर आपका मैंने प्रथम 15 दिन देखना है, फिर 15-15 दिन देखना है, फिर 2 समय देखना है, एक 60 दिन और दूसरा 90। ये सभी बातें डिटेल में
इस केस में बताई गई। और आपका 60 दिन 90 दिन उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल देखना है। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब ये हुआ व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत। ये पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में ज़्यादा कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। एक एक करके भाई समझिए थोड़ा थोड़ा इसको, क्योंकि आपका अनुच्छेद 22 के क्लास 2 से ही गवर्न है। पहला नियम कि अनुच्छेद धारा 57 को पहले उठाइए कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो 167 बताती हैं कि पुलिस अगर अभियुक्त को गिरफ्तार की है और 24 घंटे के अंदर तफ्तीश या अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अभियुक्त को पेश करे। यानी कि आपका जो हमारा आपका संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 2 है, उसी को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए ही सीआरपीसी की कौन सी धारा बनी है, 167। तो आपका 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश किया जाए अभियुक्त को, न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने भी अभियुक्त को पेश किया जा सकता है। फिर एक बार समझिए, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो किसके सामने पेश कर सकती है पुलिस अभियुक्त को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब आगे देखिए, जब अभियुक्त को पेश कर दिया गया 24 घंटे के अंदर, तो या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो अब आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को एक बार में अधिकतम कितने दिन तक कस्टडी में भेज सकता है, 15 दिन। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन, 7 दिन। ये भी पूछा गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम कितने दिनों के लिए भेज सकता है अभिरक्षा में, 15 दिन। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम 7 दिन के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका समय जो है वह कितना कितना दिन बढ़ाता रहेगा, 15-15 दिन। मान लीजिए जमानत नहीं मिली, अब 60 और 90 दिन का डायरेक्ट मामला आ जाइए। 60 और 90 दिन का यह है कि अगर अपराध ऐसा अभियुक्त ने किया है जिसमें दंड 10 वर्ष से कम है, यानी कि ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे सजा कितनी मिल सकती है, 10 वर्ष से कम। ऐसी दशा में अगर पुलिस 60 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, अभी जेल में है, छूटा नहीं है, तो पुलिस कितने दिन के अंदर अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजती, अन्वेषण पूरा नहीं करती, तो कितना समय है इसके लिए, 60 दिन। तो अभियुक्त अगर जेल में है तो वह जमानत पाने का हकदार होगा, इस आधार पर कि 60 दिन बीत गए और पुलिस ने इस मामले में पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजी। और अगर अपराध ऐसा है जिसमें दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है, तो इसमें जो टाइम है 60 दिन नहीं, कितना दिन, 90 दिन। अगर पुलिस ने कितने दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं भेजी मजिस्ट्रेट को, 90 दिन, तो 90 दिन के बाद अगर अभियुक्त जेल में है तो इस आधार पर वह जमानत पाने का क्या होगा, अधिकारी। इसी को डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हुआ कि निर्धारित समय के अंदर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजने में क्या रही, पुलिस विफल। तो इधर पुलिस विफल
तो उधर अभियुक्त क्या हो जाएगा, जमानत पाने में सफल। याद रखिए, इधर पुलिस विफल तो उधर कौन सफल हो जाएगा, अभियुक्त। तो इस प्रकार आपका अनुच्छेद 22 का जो क्लाज 2 था सीआरपीसी की तमाम धाराओं से जुड़ा है, और इन धाराओं को आप गौर करके पढ़ेंगे। तो इस बार बिहार में 57J में पूछा गया, आपका 167 पे एक क्वेश्चन निश्चित बनता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, अनुच्छेद 22 का क्लास 3 देखा जाए। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं ही, बता तो गया। देखिए फिर एक बार, देखिए आपका छुट्टी पड़ गई उससे मतलब नहीं, फिर एक बार बताया। सही बात है भाई। हाँ भाई, नए लोग ना समझ में आए तो एक बार पूछ लें, दोबारा बता दिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। एक बार आप इशारा करिए, दोबारा हम बताएंगे, कोई रोक टोक पूछने पर नहीं है क्लास में। वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना, छोटी से छोटी बात। लेकिन फिर एक बार देखिए, मान लीजिए कि आपका शनिवार को गिरफ्तार किया गया शाम को, शनिवार को, और 24 घंटा रविवार को शाम को होगा। इस बीच तो पहला नियम ये जानिए कि रविवार के दिन भी एक मजिस्ट्रेट कचहरी में बैठता है केवल रिमांड देने के लिए। पहला नियम, रविवार के दिन भी एक बैठता है, ये हर एक कचहरी में। दूसरा नियम याद रखिए, अगर किसी कारणवश न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं बैठा तो एक उपाय तो है कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो जो ये डीएम, एडीएम और एसडीएम यानी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, इनके सामने अभियुक्त को क्या किया जा सकता है, पेश। और इनको भी पावर कितने दिन का दिया गया है, तो ये आपातकाल के लिए। जैसे कि रविवार हो गया, कचहरी में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट ही नहीं बैठा और 24 घंटा पूरा होने वाला है, तो एसडीएम के आवास पर पेश कर दिया जाए। एसडीएम साहब बस अभिरक्षा में भेज दे 2 दिन के लिए, और हुआ कि जब कोर्ट खुलेगा तो वहाँ अभियुक्त को तुम क्या करना, पेश करना। तो कितने दिन के लिए भेज सकते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अधिकतम 7 दिन। उसके बाद इनको पावर नहीं, कागज पत्र भेज देंगे न्यायालय में, लेकिन अधिकतम 7 दिन तक तो पावर है ही। तो हमेशा डेली मैं बता दूं, चाहे छुट्टी हो या कुछ हो, एक आपका मजिस्ट्रेट बैठता है जो केवल और केवल रिमांड देता है। रिमांड मतलब कि अभिरक्षा में, या तो पुलिस अभिरक्षा या नैनी जेल यानी कि न्यायिक अभिरक्षा। अब आइए अनुच्छेद आपका 22 का क्लास 3 देखा जाए। अनुच्छेद 22 का क्लाज 3 आपका एक्सेप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 का और क्लाज 2 का दोनों का अब अपवाद चलना है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि नियम का विरोधी नियम, यानी कि क्या क्या आपने नियम पढ़ा अब तक, पहले वो देखिए। जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी के हमें आधार बताया जाए, हमें अपने अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने का क्या होगा, हक होगा। हमें गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाए, 24 घंटा। लेकिन ये नियम विफल किए जा सकते हैं, और आपका बता दिया जाए इसके एक्सेप्शन हैं, इसके अपवाद हैं, और ये नियम विफल किए जा सकते हैं आपका खंड 3 के तहत। तो खंड 3 में 2 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहां के अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और 2 अप्लाई नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन है, विदेशी शत्रु हैं, अगर अरेस्ट किया गया है तो अनुच्छेद 22 1 और 2 लागू नहीं होंगे। और निवारक निरोध विधि यानी कि प्रिवेंटिव लॉ, तो वहीं आपका कल वार मैंने आज तो भाई आपका कल के लेक्चर में प्रिवेंटिव लॉ होता क्या है, थोड़ा बहुत जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मुख्य रूप से है, रासुका पर चर्चा की जाएगी, और जो कानून पोटा बना था, मीसा बना था, आपका तमाम कानून बने हैं, उनको भी थोड़ा बताया जाएगा। तभी आपका आधा घंटा का ब्रेक रहेगा भाई, 1-2 दिन और समस्या है थोड़ा।
आपका आधा घंटा का ब्रेक रहेगा आपका। वहीं 10:40 से क्लास शुरू होगा, जैसे कल शुरू हुआ था, भागीदारी ही चलेगी। अब सीपीसी आपका दिवाली बाद ही चल पाएगी, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत जाना पड़ता है कुछ काम से ये भी। तो आधे घंटे का ब्रेक रहेगा आपका, और 10:10 हो रहा है आपका, 10:40 पर क्लास